हेलो, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, दुनिया का पहला मीडिया जो पॉलिसी और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में 16 सितंबर को महसा आमीनी तेहरान घूमने आए और वहाँ इम्प्रॉपर हिजाब पहनने के कारण उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो गाइडेंस पेट्रोल होते हैं ईरान में। और उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के सिलसिले में उनको फिर डेथ हुआ, इंतकाल हुआ। और इस एपिसोड को लेके ईरान के अंदर और ईरान के बाहर जो ईरानियन लेडीज हैं और बहुत सारे पुरुष भी हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट जाहिर की कि एक लंबा हिस्सा है, क्योंकि जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन आया, वहीं से आयतुल्लाह खोमेनी ने एक प्रॉपर ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट किया गया, जहां वर्क प्लेस और सरकारी ऑफिस में अगर आप जाएं तो प्रॉपर हिजाब पहन के लेडीज को जाना है। ये उस दिन से 1979 से वो लागू है। हाल ही में कुछ ये सब एपिसोड हमने देखे। अब पूरे देश में और ईरान के बाहर भी काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब प्रोटेस्ट का थोड़ा सिलसिला मैं ये बताऊं, मीडिया में छोटा 15, 20, 30 लोगों का एक गैदरिंग को जब मीडिया दिखाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या करोड़ों लोग का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो उस चीज को भी समझना है, दूसरा ये भी समझना है कि एक लेडी की मौत होती है। ये भी एक मौत एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी देश के लिए और किसी भी सिस्टम के लिए। तो और वो भी लेडी की, तो ये दोनों तरफ हम समझेंगे। और ये समझने के लिए हमारे साथ एक ईरानियन एक्सपर्ट मौलाना अफरोज नकवी साहब हैं। अफरोज साहब, स्वागत है आपको हमारे इस गुफ्तगू में। आज पहला सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से जो पूरा ये एपिसोड जहां से शुरू हुआ और आज तक जो पूरे देश में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत ज़रूरी सवाल भी है ये, और बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों को जानना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है ईरान में और पूरे वर्ल्ड में ख़ास तौर से, क्योंकि जो हिजाब का मसला ईरान में इस वक्त बनाया जा रहा है एक्चुअली है नहीं ऐसा। लेकिन इस मसले को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ईरान की जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझना होगा, और जो इलाकाई जो चीज़ें हैं उनको समझना होगा। देखिए, ईरान, इराक, टर्की और सीरिया में एक आबादी है कुर्द, जिसे कहते हैं कुर्दिश। ये चारों मुल्कों के एक एक कोने पर बसे हुए। इनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश ये है और आरजू ये है कि ये सब मिलकर एक कुर्द कंट्री बनाए। टर्की के कुर्द जो हैं वो टर्की गवर्नमेंट से लड़ते रहते हैं। इराकी कुर्द जो हैं वो इराकी गवर्नमेंट में कहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा होल्ड हो और हम फिर अपना मुल्क अलग बनाएं। और सीरिया भी इसी तरीके से, और ईरान के कुर्द भी शुरू से ऐसा ही चाहते हैं। एक आबादी है जो मुखालिफ। दूसरी तरफ इधर आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया का जो टसल चल रहा है, और रशिया ने अटैक किया, उसके कुछ कहना है कि भाई अमेरिका यहाँ पे अपने पैर जमा रहा था और हम अपने पड़ोस में जो है वो इन लोगों को नहीं चाहते, यूरोप और अमेरिका वालों को, इस तरीके से कि ताकतवर सूरत में वो हमारे पास रहें। और भी उनके कुछ बहरहाल ब्लेम्स हैं। उसकी बुनियाद पर उसने उस पर हमला किया, और अमेरिका वगैरह इसको देखते रहे और कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ तक कि उसने 4 इलाकों पर अपना कब्जा करके वहाँ रेफरेंडम भी करा लिया और उनको अपने रशिया में मिला लिया। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे, जब से ईरानी इनकलाब आया, अमेरिका और इसराइल और यूरोपियन कंट्रीज उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी खुश नहीं। और उन्होंने शुरू से 1979 से ईरान के इनकलाब की मुखालफत की। सद्दाम हुसैन के ज़रिए से ईरान पर अटैक कराया गया। 8 साल तक वो जंग चली, और कई कंट्रीज़ में बाज़ पड़ोसी मुल्क भी शामिल थे, उन्होंने इराक़ की उस वक्त हिमायत की, सपोर्ट किया, पैसे से, असलहे से और मीडिया वगैरह के ज़रिए से जो भी कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन इन लोगों को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ईरान के इनकलाब की जड़ें बहुत मजबूत, और ये समझ रहे थे कि जैसे और दूसरे मुल्कों में इनकलाब आता है और
कुछ लोग अपनी ज़ाती मकासद के लिए इनकलाब लाते हैं और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या और दूसरी मिनिस्ट्री पे हावी हो गए, तो फिर उनका बस वो समझ लिया अपनी मेराज को पहुंच गया, फिर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ईरान का इनकलाब ऐसा इनकलाब नहीं था, एक आइडियोलॉजिकल इनकलाब था और उसकी अपनी एक मजबूत आइडियोलॉजी थी। खुद इस्लाम में भी इससे पहले इस तरह का नमूना नहीं था सामने, जो इमाम खुमैनी ने पेश किया, और उसके बाद में जो सैयद अली खामनाई साहब हैं, आयतुल्लाह खामनाई साहब, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और ईरान की ज़्यादातर पब्लिक जो है आज भी उसी इनकलाब में बिलीव करती है। आज भी जब इनकलाब का नाम आता है तो वो उसके सपोर्ट के लिए, उसकी हिमायत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। और ये एक मसला, तो पूरा यूरोप और अमेरिका और इसराइल इसका मुखालिफ। वो लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि कोई बहाना ऐसा मिले जो ईरान को पूरे दुनिया में जलील किया जाए और उसको जो है मोरली जो है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए और उसको मुज़ाकरे की और गुफ्तगू की मेज़ पर लाया जाए। जो एटमी रिएक्टर्स का मामला था और एटम बम का मामला था, उसमें भी जो है वो अमेरिका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इंटरनेशनल कवानीन की मुखालफत करते हुए उस समझौते से विड्रा कर लिया। उसके बाद में कानून दोबारा आना चाहते हैं, तो वो बहरहाल एक जंग उधर भी चल रही है, जो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक क्या कहते हैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, झूठे इल्जाम लगाकर। जबकि जो लोग डिप्यूट किए गए थे IAO की जो कहते हैं कमेटी है, उसने पूरी तरीके से जो गुज़श्ता साल रहे हैं उसमें ईरान की तायद की कि जो वादा ईरान ने किया था वो बिल्कुल पूरा किया उसने, और कोई उसने खिलाफ वर्जी नहीं की। खिलाफ वर्जी यहाँ पर अमेरिका ही की थी, जो वो उस मुआहदे से बाहर हो गया एक तरफा तौर पर ट्रम्प के ज़माने, जो कि एक मैं थोड़ा मुद्दे में मालूम। सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मुद्दे में अगर हम बोले। जी हाँ, तो वही बता रहा हूँ, ये सारा बैकग्राउंड है। जी उसके बाद अब यहाँ पर एक कुर्द को, यानी एक प्री प्लान तरीके से एक फैमिली को तैयार किया जाता है, और ऐसी फैमिली को, ऐसी लड़की को जिसका ब्रेन ट्यूमर का पहले से कहते हैं इलाज चल रहा है, उसको ब्रेन ट्यूमर था, जो प्राइमरी रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये बात बताई गई थी कि इस लड़की को ब्रेन ट्यूमर था, उसका इलाज चल रहा। इसको जो वहाँ पर हिजाब के सिलसिले में पुलिस ने अरेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है, अक्सर देखा होगा आपने, कमजोर दिल वाले जो है फौरन उनके घबरा जाते हैं जब पुलिस वगैरह का मामला आता है, चाहे उनका कसूर हो चाहे ना हो। तो इन लोग इसको जब थाने में ले जाया गया तो वहीं पर इसने जाना चाहा, उन्होंने कहा नहीं आप बैठिए, अपने घर फोन कीजिए और अपने घर वालों से कहिए कि जो चादर वगैरह जो है अपने हिजाब के लिए वो ले आए और आप यहाँ से चली जाइए। इतनी देर में उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाती है। इसको बहाना बनाकर, क्योंकि पहले से इन्होंने अपने अफराद वहाँ पर जमा कर रखे थे, जो बाद में भी रिपोर्टें आ रही हैं और मीडिया बाज उसको दे भी रहे हैं, बाज उसको छुपा भी रहे हैं, कि पहले से था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर किया जाए, कुछ अफराद तैयार थे, उन्हें बहाना मिल गया और उन्होंने इसको बहाना बनाकर हिजाब को सामने रखकर ये पेश किया। और हिजाब का भी जो मसला है, ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं बाहर से कंट्रोल हो रहा है। इंडिया में भी हिजाब का मसला है, फ्रांस में भी हिजाब का मसला है, डेनमार्क में भी हिजाब का मसला है। यानी मालूम ये हो रहा है कि कहीं दूसरी जगह से ये चीज़ कंट्रोल हो रही है। इसको बहाना बनाकर मुस्लिम्स को या मुस्लिम कम्युनिटी को कहते हैं टारगेट किया जा रहा है, और उसको मेन जो चीज़ है वो इंडिया भी उसमें लाया जा रहा है कि इंडिया के माहौल को भी खराब किया जाए। ईरान खासतौर से जो अमेरिका की बात नहीं मानता है, वहाँ पर ये बात लाई जा रही है। तो महसा अमीनी को कोई वैसे बीट नहीं किया गया, कोई वो नहीं किया गया, उनको सिर्फ बैठाया गया। क्योंकि ईरान की पुलिस का अगर आपको देखें तो बहुत ही मोरली बहुत ही अच्छी पुलिस है। मैं खुद वहाँ पर रहा हूँ, मैंने देखा है, कोई इस तरह का वायलेंस वो नहीं करते हैं जब तक कि कोई सबूत ना मिल जाए। और लेडीज के साथ तो खास तौर से कहते हैं उनकी रहमदिली रहती है। ये बहाना बनाया तो गया आप इसको दो हिस्सा, जी जी, मैं इस चीज को दो हिस्सों में अभी आता हूँ। तो नंबर वन, आप कह रहे हैं कि जो महसा अमीनी है वो कुर्दिश है, कुर्द है एक, जी और जी तो एक एक मसला हो गया। ये दूसरा मसला सर, जो बड़ा एक सब्जेक्ट है जिस पे डिस्कस भी करनी चाहिए,
कि जो लेडीज की पार्टिसिपेशन है देश की तरक्की में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और आजकल की खास करके एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन तमाम में जेंट्स एंड लेडीज की पार्टिसिपेशन बहुत अहम हो गया है। पूरी दुनिया बिल्कुल। तरक्की कर रही है। ईरान नो डाउट दुनिया का एक बेहतरीन सिविलाइजेशन है और उन्होंने बहुत बिल्कुल। कुछ गिफ्ट किया दुनिया को, और उन्होंने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई है शुरू से लेके आज तक। लेकिन चाहे वो मुसलमान के अंदर हो या नॉर्मल हो, थोड़ा प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव माइंडसेट जरूरी है। तो यानी वीमेन को भी स्पेस देना अलग अलग जगह पे जरूरी है। दूसरा पार्ट ये है कि मौत एक बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे धर्म में भी कहा जाता है, इस्लाम में भी कहा जाता है कि एक इंसान का मौत मतलब एक बहुत बड़ी फेलियर का, एक एक सिस्टम की फेलियर का निशानी भी है। तो क्या ईरान का जो प्रोग्रेस है वो मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उसको एकोमोडेट करने में कहीं ना कहीं एक एक उसमें बैलेंस खो रही है, या इस तरह से कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि ईरान में जो लेडीज यूनिवर्सिटीज में हैं, उनकी परसेंटेज जो है वो जेंट्स से ज़्यादा है। ईरान में लड़कियों की तादाद यूनिवर्सिटीज में लड़कों से ज़्यादा है। तो इससे तो ये पता चलता है कि उनके तालीम और तरक्की के सिलसिले में ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से या सोशली कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, उनको आज़ादी है पूरे तरीके से। वहाँ पर ईरान ही ऐसा एक मुल्क है जहाँ पर लेडीज जो हैं वो खुलेआम आप सड़कों में देख सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि हाँ वो एक ज़ाहिरी हिजाब में रहें, जो एक अलग मैटर, इस्लामी मैटर है, मैं अभी बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तरक्की के लिहाज से वहाँ पे डॉक्टर्स ईरान है, साइंटिस्ट ईरान है, यानी लेडीज हैं। और क्या कहते हैं, इसी जो सेंसस लगे हुए हैं 40 साल से 45 साल से ईरान के ऊपर, उसके बाद भी बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ पर ईरान दुनिया के 10 कंट्रीज में अपनी जगह बना पाया है। इस वक्त जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ टॉपिक पर, उसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स भेजने वालों की जो तादाद है वो ईरान से मुताल्लिक है, उसमें लेडीज़ भी बहुत। तो लेडीज़ का कहीं भी इस सिलसिले में कोई वो नहीं, ड्राइविंग वगैरह का मसला हो, पायलट का मसला हो, ये सब जो है वो ईरान में आज़ाद है। सिर्फ एक शर्त है कि वो इस्लामी हिजाब की रियायत करें, और ये इस्लामी हिजाब कहलाता है, लेकिन सभी मजहबों में इस हिजाब की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन मसला ये है कि ईरान की चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, दूसरे को नहीं जाता। कभी आपने सुना कि नन्स के ऊपर एतराज़ किया गया हो कि ये क्यों ऐसे घूमती हैं, क्यों हिजाब में घूमती हैं? कभी इनके ऊपर हमला हुआ हो? उनका हिजाब भी तो वही इस्लामी हिजाब है। या कभी किसी डॉक्टर को जो मेडिकल ओटी में जाती है ऑपरेशन करने के लिए, उससे कहा गया कि तुम ये सब लिबास उतारो, ये भी तो एक इस्लामी हिजाब है। तो या जब स्पेस में कोई लेडी जाती है तो उसका लिबास क्या होता है? इस्लाम ऐसा ही लिबास चाहता है। तरक्की की राह में इससे के सिलसिले में कोई रुकावट का मसला नहीं है। इसको सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है ईरान गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए कि वो ऐसा है वैसा है, वरना कोई मतलब। जहां तक मौत का सवाल आपने किया, यकीनन किसी एक की भी जान जाती है तो अगर इंसान है तो उसे तकलीफ होगी। अगर एक इंसान को भी कोई परेशानी होती है तो दूसरे इंसान को तकलीफ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब इंसान। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ, अभी परसों नरसों अफगानिस्तान में क्या हुआ है? 100 से ज्यादा बच्चियां जो 16 साल की, 13 साल की, 14 साल की, ये मर गई। किसी मीडिया में कहते हैं उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा। कोई तालिबान गवर्नमेंट पर कहते हैं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों? इसका मतलब दो पैरामीटर अपनाए जा रहे हैं। एक लड़की के लिए इतना हंगामा, और जो 100 बच्चियां, 100 से ज्यादा, यानी 100 तो यानी मर गई, शहीद हो गई, न मालूम कितनी जो है वो हाथ पैर उनके टूट गए, जल गए हैं, और कहते हैं वो अभी अस्पतालों में पड़ी हुई है, या उनको दवा दारू भी नसीब नहीं। या अफगानिस्तान का ही मसला लीजिए, इसमें अभी छोटे छोटे बच्चों को बाजारों में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? और ये सब अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है, ये सब जो है यूरोपियन कंट्रीज की सरपरस्ती में हो रहा है। लेकिन वहां के लिए कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है। सिर्फ ईरान में अगर एक लड़की, मैं ये नहीं कहता कि उस लड़की की जान की कोई अहमियत नहीं है,
लेकिन एक लड़की को अगर हार्ट अटैक हो जाता है, या मैं ये कहता हूँ कि फर्ज कीजिए किसी ने ज्यादती भी की, तो उसकी तहकीकात की जाएगी, सही उसकी बात। तहकीकात की जाएगी, मैं अदालत में लाया जाएगा। आखिरी सवाल में आता हूँ, थोड़ा गुफ्तगू को शॉर्ट करने के लिए। हिजाब जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल और ये भी आप बहुत बेहतरीन बोले कि कुछ देश के खिलाफ, जैसे मीडिया, थोड़ा मीडिया ग्लोबली पूरा मीडिया वेस्ट का है, वेस्टर्न डोमिनेटेड है, तो नेचुरली जो वेस्ट का एनिमी है उनको विलेन बना के हमेशा पेश किया जाता है। चाहे वो रशिया को देखें, रशिया कितने भी अच्छा कुछ करें, रशिया हमेशा दुनिया के सामने एक विलेन रहा है। बॉलीवुड, टॉलीवुड और जो उनका हॉलीवुड के ज्यादातर मूवी एंटी रशियन रहे। उसके बाद बिल्कुल इस्लाम, बिल्कुल। जब आतंकवाद आया तो आतंकवाद और मुसलमान को अलग तरीके से दिखाया गया। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। और ईरान हमेशा एक दुश्मन रहा है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की कॉम्बिनेशन के उसमें है। लेकिन मैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आना चाह रहा हूँ, और आपका वहां रोशनी मैं चाह रहा हूँ। आप ये एक पिक्चर देखें, A R रहमान, आप जानते हैं कि हाल ही कुछ दिन पहले, हालांकि वो भी एक कन्वर्ट है, रिवर्ट है, और उनकी दो बेटियां हैं। ये एक बेटी एक कंप्लीट हिजाब में है, और एक बेटी एब्सोल्युटली एक मॉडर्न, और वो है। तो इनको जब ये पूछा गया था, जब इंडिया कर्नाटका में हिजाब का रो आया था, तो यहाँ पे भी यही सवाल आया था, उठा था कि आपका क्या राय है। तो यहाँ अक्सर जो मॉडर्न और थोड़ा सा जो मॉडर्न ख्यालात और माइंडसेट के लोग हैं, उनका ये ओपिनियन है कि हिजाब इज एब्सोल्युटली एक पर्सनल चॉइस है। जो हिजाब लेना चाहे वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहे वो अपने हिसाब से मॉडर्न रह सकते हैं। या नान का भी अगर आप एग्जांपल लें, तो नान वो जब तक सिस्टम के अंदर हो तो उनको नान में उनको हिजाब पहनना जरूरी है। तो वो ज्यूज में भी है, वो सरदार में भी है। सरदार में जो गुरुद्वारा में रहते हैं, उनके भी एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। लेकिन अगर वो बाहर जाएं तो वो फ्री है, वो उनका वो चॉइस है। क्या हम हिजाब को एज ए चॉइस प्रमोट करें, और जो जो रिलीजियस कल्चर है वो अपने आप अपने बच्चों में बिल्ड करें, एजुकेशन सिस्टम में वो कल्चर बिल्ड करें, ताकि वो खुद हिजाब में आए, ना कि एक कंपल्शन हम बनाएं। क्योंकि कहीं कहीं ये तो उस तरह से कानून नहीं है कि हिजाब ना हो तो शायद इस्लाम का एक बहुत बड़ा फर्ज जो है, जो मैंडेट है, वो हम वायलेट कर रहे हैं। क्या आपका ओपिनियन इस तरह से क्या रहेगा? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें एक बात जाननी होगी, लेकिन एक मरतबा मैं कोई काम करता हूँ, उसका नुकसान सिर्फ मुझे पहुंचता है। अगर ऐसा है तो मैं उसमें आज़ाद हूँ, मैं करूँ या ना करूँ, उसके लिए किसी को हक नहीं है कि मुझे उसके लिए रोके। लेकिन कोई काम ऐसा होता है जिसका असर दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। मैं मिसाल दूँ, आप अगर किसी पानी के जहाज में जा रहे हैं, कश्ती में जा रहे हैं, नाव में जा रहे हैं, वहां पे कोई अपनी सीट के नीचे सुराख करना शुरू कर, और आप अगर उसे टोकें तो वो कहे नहीं, मैं तो अपनी कुर्सी में कहते हैं सुराख कर रहा हूँ, नीचे सुराख कर रहा हूँ, आपकी तरफ तो नहीं कर रहा मैं। तो क्या आप उसको इस बात की इजाजत देंगे? हरगिज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके सुराख करने से पानी कश्ती में आ जाएगा और सब डूब जाएंगे। इसी तरीके से जो हिजाब का मसला है, जो आप अगर एक आध्यात्मिक उसमें आए और कहते हैं रूहानी फिजा में आए और समाजी उसको सामने रखें, तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई लड़की सही तरीके से हिजाब करके नहीं निकलती है तो दूसरों के ऊपर उसका असर पड़ता है। जिस्म के ऊपर न पड़े लेकिन रूह के ऊपर उसका असर पड़ता है, सोल के ऊपर उसका असर पड़ता है। समाज दूसरी तरफ को डाइवर्ट हो जाता है, उसका जहन जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसको रोकने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि इस शर्त में रखिए, इस हाथ में। अभी अभी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इंसान है, अगर सब लोग नंगे, यानी 10 लोग नंगे सड़क में घूमने लगे, पुलिस कोई एक्शन लेगी? इंडिया में नहीं लेगी। बिल्कुल लेगी। अमेरिका में कोई एक्शन लेगी? नहीं लेगी। क्यों? लेगी। वो तो आजाद है। आजाद है, क्यों आप रोक रहे हैं उसको? बिल्कुल नेकेड अगर होकर निकलना चाहे तो आप निकलने देंगे उसको? नहीं। तो आपने एक लिमिट, एक हद बनाई है। इस्लाम में वो हद थोड़ा सा और आगे है, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? दूसरी बात जो मैं इसके साथ साथ जवाब देता रहूं, बाज वो ये कहते हैं कि साहब लड़की अगर कपड़े ऐसे वैसे पहन के जा रही है तो मर्द को अपनी सोच बदलनी चाहिए। मैं सवाल करता हूँ, ये जो हमारे घर होते हैं, क्या हम जब अपने घर छोड़ते हैं तो लॉक लगाते हैं? नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं लॉक? ये जो सड़क पे जा रहे हैं क्या सबके सब चोर हैं? इनमें से दो एक इक्का दुक्का कोई चोर होगा।
लेकिन हम लॉक लगाते हैं। क्यों? हम कहते हैं भाई हम लॉक नहीं लगाएंगे, ये अपनी सोच बदलें, चोर जो है वो अपनी सोच बदले। तो ये तो कोई लॉजिकली वो नहीं हुई ना बात, कहते हैं। तो जिस चीज से समाज को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों की सोल जो है वो बीमार हो रही है, उसको रोकने में कोई मंतिकी लिहाज से, अकली लिहाज से कोई, मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मौलाना अफरोज नकवी साहब, और ईरान के बारे में हमने थोड़ा सा गुफ्तगू किया। ये फैक्ट है कि जिस तरह से एकदम नेकेड रहना। एक बात और बता दूं, आप एक बात और बता दूं, सॉरी। जी। ईरान में जहां पर मुजाहरे हो रहे हैं हिजाब के अगेंस्ट, उसके मुकाबले में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं। उनको मीडिया नहीं दिखा रहा, उनको मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। फ्राइडे को ही हर शहर में लाखों लोगों ने क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया, और पुलिस की हिमायत की, एडमिनिस्ट्रेशन की हिमायत के लिए उन्होंने जो निकाला, उसको किसी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया। तो ये दो पैरामीटर हैं, इनको समझना। सही बात। सो हमारे साथ अफरोज नकवी साहब शेयर किए कि जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्या बैकग्राउंड है, और ये फैक्ट है कि हमेशा ये चीज समाज में आएगी, क्योंकि समाज में एक लाखों लोग हैं और सब लोगों का ओपिनियन एक तरफ से नहीं होगा। अगर 50 लेडीज हिजाब नहीं पहनना चाहते हैं तो 100 लेडीज हिजाब पहनना भी चाहते हैं, और दोनों तरीके से इक्वली या ऊपर नीचे थोड़ा सा सपोर्ट है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल होता है आमने सामने बैठ के नेगोशिएट करना, डिस्कशन करना, कम्युनिकेशन करना, और इसी में हल हो सकता है। वहीं पे बाहर का कोई अगर फोर्स आके उसको इंटरफेयर करें और बढ़ावा दें तो वो भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है। तो कुल मिला के हम 2-3 सवाल रखना चाहते हैं। ईरान एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है और रेजिस्टेंस पावर है उनको, और वो अलग तरीके से अपना गिफ्ट दी है समाज में। बहुत हेवी रेजिस्टेंस वो दुनिया से फेस भी करते हैं। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं शायद ईरान को भी, क्या ईरान को मॉडर्नाइजेशन थोड़ा बहुत अडॉप्ट करनी चाहिए? क्या बाकी जो फ्रैक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको भी एकोमोडेट करनी चाहिए, ताकि वो दुनिया में एक एग्जाम्पल भी सेट कर सके, जो आज इसराइल ने किया। कुछ भी हो, इसराइल में बहुत सारे नेगेटिव होने के बाद भी दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क के तौर पे उन्होंने सेट भी किया। इतना ही ईरान भी है, लेकिन क्या वो दुनिया को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं अपने साइड ऑफ द स्टोरी का, और उसके लिए कौन एलाई है, कौन उनके एनिमी है? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं, और गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देख रहे थे द पॉलिटिक्स टाइम्स।